नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्त, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी के लिए एक GS का प्रैक्टिस सेट। दोस्त, इसमें हम सारे सब्जेक्ट जो GS के अंदर होंगे, जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और जो भी GS के अंतर्गत आते हैं, उन सभी प्रश्नों के सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्त, जुड़े रहिए इस रफ्तार सीरीज के साथ और शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहले पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्त, प्रापाषाण काल पाषाण काल के अंतर्गत आता है, नवपाषाण काल भी आता है और मध्यपाषाण काल भी आता है। जो नहीं आता वो है ताम्रपाषाण काल। तो दोस्त, जो ताम्रपाषाण काल है, ये नवपाषाण काल के बाद आया था। तो सबसे पहले कौन था? पुरापाषाण काल। दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा था नवपाषाण काल। और दोस्त, इसके बाद आया था ताम्रपाषाण काल। तो प्रश्न आपका यह है कि पाषाण युग के अंतर्गत कौन से काल आते हैं? तो दोस्त, ये 3 आते हैं। अर्थात इन्हें पाषाण काल क्यों कहते हैं? तो दोस्त, जब पाषाण जो ये काल चल रहा था, तो इस समय जो व्यक्ति थे, अधिकांशतः सभी चीजें पत्थर की यूज किया करते थे। किसकी? पत्थर की यूज किया करते थे, इसलिए ना पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो दोस्त, अगर प्रापाषाण काल की बात करें, ये कब से कब तक था? तो दोस्त, प्रापाषाण काल अज्ञात से लेकर के जो था वो 10,000 BC तक था। अज्ञात से 10,000 BC तक था। मध्यपाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 BC तक था, 4K BC तक। और दोस्त, जो नवपाषाण काल था, ये 4,000 BC से लेकर ये 1 BC तक था। कब दोस्तों? 1,000 BC तक ये था। इसके बाद आता आपका ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में जो व्यक्ति थे वो तांबे का यूज करने लगे थे। लगभग 5,000 BC में सबसे पहले तांबे का यूज किया गया था। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो दोस्त, जो भीमबेटका है, ये जो गुफाएं हैं, ये प्राचीन कालीन, मतलब कहें कि प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं और इनकी खोज 1957-58 में की गई थी। दोस्त, इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? खोजकर्ता इसके BS बाकड़कर है। इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर बाकड़कर। दोस्त, ये जो भीमबेटका की गुफाएं पड़ते हैं, ये रायसेन जिला, MP, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और दोस्त, ये जो गुफाएं हैं वो विंध्य पर्वत श्रेणी से ढकी हुई हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। दोस्त, इनकी खोज 1957-58 में हुई थी, लेकिन यूनेस्को में जी कब शामिल हुई? यूनेस्को में 2003 में इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त, भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त, मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी, ये नहीं होगा। मुगलों की मूर्तिकला, ये तो बहुत बाद में आया है। प्रारंभिक द्रविड़ काल। तो दोस्त, ये जो भीमबेटका है किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध है। हालांकि इसमें मध्यपाषाण काल के बहुत अधिक चित्र मिले हैं। उसके बाद नवपाषाण काल के भी हैं, उत्तर पाषाण काल के भी हैं। प्रागैतिहासिक के बाद इसके आद्य ऐतिहासिक काल के भी चित्र हैं, लेकिन जो बहुलता है वो मध्यपाषाण काल की है और इसीलिए ये उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से
प्रसिद्धि पाई हुई है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्त कहाँ पे पाई जाती है? भीमबेटका में। पाषाणकालीन शिला चित्रकारी, शिला मतलब जो पत्थरों पर लिखा जाता है, वो पत्थरों पर चित्रकारी की जाती है, वो कहाँ मिलती है? भीमबेटका पर मिलती है। तो दोस्त ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? तो दोस्त मानव इतिहास का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्त मानव इतिहास का सही काल है सबसे पहले प्रापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। और ये इनका जो टाइम पीरियड था वो आपको बता ही दिया। अब दोस्त जो प्रापाषाण काल है, सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास। इतिहास, तो दोस्त इतिहास के जो जनक है वो हेरोडोटस है। इस इतिहास के जनक कौन है? जनक हेरोडोटस। दोस्त जो इतिहास है इसे कैसे बांटा गया है? इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्त जो प्रागैतिहासिक काल है इसको बांटा गया है फिर से। प्रागैतिहासिक काल की पहचान क्या है? तो दोस्त सबसे पहले क्या है कि जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ पे दोस्त लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर हम कहें कि पढ़े गए हैं तो पढ़े नहीं गए। यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य में। और अगर बात की जाए कि पढ़े गए हैं तो दोस्त ऐसे हम कहेंगे पढ़े भी गए हैं। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो शैल चित्र मिले हैं। इनका क्या किससे अध्ययन करते हैं हम लोग? शैल चित्रों से करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा जैसे हड़प्पा की सभ्यता, इसमें हड़प्पा की सभ्यता आएगी। इसमें दोस्त क्या आएगा? सिंधु सभ्यता आ जाएगी। और इसमें आपका आधुनिक इतिहास आएगा। ठीक है दोस्त, इसके आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त होते थे? तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सीप प्राप्त होते थे नागेश्वर से प्राप्त होते थे। और ये दोस्त कहां पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में नागेश्वर है, यहाँ से आपको सीप मिलती थी। रोपड़ कहाँ है दोस्त? रोपड़ ये पंजाब में पड़ता है। और इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी। ठीक है दोस्त, आगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, तो दोस्त कौन सा स्थल पंजाब में पड़ता है? तो दोस्त कौन सा पड़ता है? सर पंजाब में है। तो दोस्त रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और ये सतलज नदी के तट पर है। सतलज, सतलुज नदी के तट पर। खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल। खोज कब हुई दोस्त? 1950।
और अगर स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है ये। तो दोस्त स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। उसके बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। ठीक है दोस्त। आगे बनावली कहाँ पे? ये हरियाणा में। कहाँ पे दोस्त? हरियाणा। अगला प्रश्न, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 मतलब 2x2 के विमा आकार के वर्गाकार आकृति का था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये किसकी बनी होती थी दोस्त? तो दोस्त ये स्टीएटाइट की बनी होती थी, जिसको हम सेल खड़ी कहते हैं, सेल खड़ी। तो दोस्त इसका जो इंग्लिश नाम है वो स्टीएटाइट है। तो सेल खड़ी तो पता है, लेकिन हमें इस नाम को भी याद रखना है। सबसे पहले जो मोहरें बनी होती थी ये सेल खड़ी की बनी होती थी और इस पर चित्रकारी होती थी। वो चित्रकारी क्या क्या होती? इन पर कुछ गणित के चिन्ह भी मिलते थे, गणित के चिन्ह मिलते थे जो गणित की कैलकुलेशन करने में सहायता करते थे। उसके बाद इस पे कुछ जानवरों के चित्र मिलते थे, जैसे किस किस का मिला है? बाघ, बकरा, भैंसा, हिरण। तो दोस्त इनके चित्र इस पर मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धौलावीरा किस राज्य में है? तो दोस्त धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। और दोस्त इसकी खोज 1967-68 में की गई थी। 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा। किसके दोस्त? जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था? तो दोस्त मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार ये एक आयताकार टैंक था। क्या था ये? आयताकार टैंक था। और मोहनजोदड़ो में दो इमारतें मिली थी, एक तो विशाल स्नानागार है और एक विशाल अन्नागार है। तो जो स्नानागार है इसकी आकृति पूछी गई यहाँ पे कैसी थी? आयताकार थी। अगर इसमें देखा जाए तो कुछ इस तरह से था, यहाँ पे इसके सीढ़ियां बनी हुई थी, इस तरह से ये सीढ़ियां बनी हुई थी और इस साइड भी इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई थी। तो दोस्त सीढ़ियां किस किस में थी? उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। अगला प्रश्न आपका आता है सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्त जो सूरजकुंड मेला है ये फरीदाबाद हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है दोस्त। और ये 15 दिन तक चलने वाला मेला है, 15 दिन तक चलता है और भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, एंथोरियम जिसका नाम एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो दोस्त एंथोरियम कहाँ का है? ये मिजोरम का है। एंथोरियम मिजोरम का है। और कौन कौन से मिजोरम के? जैसे चपचारकूट, मीमकूट, थालफवांगकूट, थालफवांगकूट। तो दोस्त ये सब कहाँ के उत्सव है? चपचारकूट, मीमकूट, थालफवांगकूट या एंथोरियम, ये सभी मिजोरम के उत्सव है। दोस्त मिजोरम में जो कूट होता है इसका अर्थ होता है त्योहार। क्या होता है दोस्त? त्योहार। इसीलिए यहाँ पे कूट लगा हुआ मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं ड्री उत्सव, सोलुंग। ठीक है दोस्त। मणिपुर के कौन से हैं? मणिपुर के हैं लान नोलाई। ठीक है दोस्त। और नागालैंड का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन सा है दोस्त? नागालैंड का हॉर्नबिल।
हॉर्नबिल। ठीक है दोस्त, ये हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो दोस्त शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है? किलोवाट घंटा ये शक्ति की इकाई नहीं है। जूल पर सेकंड शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। और वॉट शक्ति की इकाई है। दोस्त कैसे याद करेंगे? जिसमें शक्ति होती है, जिसमें पावर होती है, वो सबकी वाट लगा देता है। क्या लगा देता है दोस्त? वाट लगा देता है। और इसमें तो पहले से आ रहा है शक्ति और जूल पर सेकंड। तो जो किलोवाट पर घंटा है, सॉरी किलोवाट घंटा, ये शक्ति की इकाई नहीं है। तो दोस्त अगर ये शक्ति की इकाई नहीं है तो किसकी इकाई होगी? ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी दोस्त? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। दोस्त 1 किलोवाट घंटा की बात की जाए, इसे शॉर्ट में लिखते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh। अगर बात की जाए तो इसमें होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो दोस्त ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? किलोवाट। ऊष्मीय ऊर्जा कैलोरी होती है, वाट सेकंड होती है, जूल होती है। और जो किलोवाट है दोस्त वो किसकी है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी? विद्युत। और यहाँ पूछा क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो दोस्त किसके अणुओं के बीच आकर्षण अधिक होता है? तो ये ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण अधिक होता है। दोस्त जो द्रव्य है, द्रव्य इसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलतः कितनी होती हैं? 3। एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। तो दोस्त अगर ठोस की बात की जाए तो ठोस में क्या होता है? इनके मध्य आकर्षण अधिक होता है। आकर्षण आकर्षण बल अधिक होता है। इनके मध्य जो आकर्षण बल हो गया, अंतराण्विक बल भी कैसा होता है? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल ये भी सबसे अधिक होता है। दोस्त इनका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? आकार निश्चित और आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है। दोस्त यहीं अगर बात करें कि द्रव, तो दोस्त जो द्रव होता है इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा, इनके जो कण है इनके मध्य का जो आकर्षण बल होगा ठोस से कम लेकिन गैस से ज्यादा होगा। अंतराण्विक बल ठोस से कम, ठोस से कम और गैस से ज्यादा। ठीक है दोस्त, अंतराण्विक बल। ठोस से तो कम होगा, ठीक है दोस्त, किसमें? द्रव में। और गैस से ज्यादा हो जाएगा। गैस में सबसे कम होता है और गैस में इसका जो आकर्षण बल होता है, इनके कणों के मध्य का जो आकर्षण बल होता है वो भी सबसे कम होता है। इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में इसके कण घूमते रहते हैं। अच्छा, द्रव की बात की जाए, इसका आयतन तो निश्चित होगा। आयतन कैसा होगा? निश्चित। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होगा। इसका क्या मतलब दोस्त? द्रव को हम जिस भी बर्तन में भरेंगे द्रव उसी का रूप ले लेगा। अगर ग्लास में भर देंगे तो ग्लास का आकार का हो जाएगा। अगर हम एक थाली में कर लेंगे तो थाली के आकार का हो जाएगा। अगर हम एक प्लेट में ले लेंगे तो प्लेट का आकार का हो जाएगा। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन, जैसे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसे आप गिलास में कीजिए, चाहे प्लेट में कीजिए, या फिर कहीं पर भी कीजिए। ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर गैस की बात की जाए तो इसके आकार और आयतन, आकार एंड आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न,
पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो दोस्त कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता। दोस्त यही सही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है। अगर पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण ना हो तो ये आपस में बंधे नहीं रह सकते। जैसे ये एक ठोस है, ये एक ठोस है, तो इसके जो कण हैं इनके बीच आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि एक दूसरे से सटे रहते हैं। कैसे रहते हैं दोस्त? सटे रहते हैं इस तरह से। अगला, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। तो दोस्त ये होते हैं, पदार्थ कणों से बना होता है। ये किसने कहा था दोस्त? ये कणाद ऋषि थे, उन्होंने बताया था सबसे पहले। कणाद ऋषि, कणाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ किससे बना होता है? कणों से। बाद में इसी बात को डाल्टन ने भी बताया था। किसने? डाल्टन ने बताया था। ठीक है दोस्त। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है? बिल्कुल होता है। देखो दोस्त, जैसे अगर ये पदार्थ है, इसके ये जो कण है, यहाँ पे ये देखो अंतर, यहाँ पे ये क्या है? ये खाली जगह यहाँ पे है, यही तो खाली जगह है दोस्त। तो पदार्थ के कणों के बीच अंतर भी होता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो दोस्त आनुवंशिकी। कौन सी? आनुवंशिकी इसके वंशानुक्रम पर आधारित है। और दोस्त जो वंशानुक्रम है ये किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल। और दोस्त जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने अपना आविष्कार जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर आविष्कार, आविष्कार कहें या फिर कहें प्रयोग, पर प्रयोग किया। इन्होंने किस पर किया था? मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। तो दोस्त आनुवंशिकी क्या होती है? प्रत्येक जीव में जो अपने माता पिता के द्वारा जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उन्हीं को आनुवंशिक कहते हैं। अगर किसी भी जीव में अपने माता पिता से जो लक्षण ट्रांसफर नहीं होंगे तो आनुवंशिकता ही नहीं। हम लोग क्या कहते हैं कि ये इसके गुण जो है अपने पापा की तरह है या इसके गुण अपनी मम्मी की तरह है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि देखो इसके जो लक्षण अपने नाना की तरह या मामा की तरह, मामा पे गया है। तो दोस्त यही आनुवंशिकी है। ये जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं इन्हीं को आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता से 1/2, माता पिता से 1/2, दादा दादी से नाना नानी से 1/4, परदादा परदादी से परनाना परनानी से 1/8। तो दोस्त इस तरह से ये लक्षण ट्रांसफर होते रहते हैं। अगला प्रश्न, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो दोस्त इसके ऑप्शन चेंज हुए, इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हॉर्टिकल्चर। तो जो सब्जियां हैं, फल है, फूल है, इनकी खेती को करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्त कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। दोस्त शरीर में साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ होता है? कोशिका में। कोशिका में कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जितना भी भाग होता है, जो द्रव होता है, जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्त ये तो हो गया साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अलावा भी एक द्रव होता है, उसे जो सीरोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीरम। जो इसके अलावा एक और होता है सीरम। तो सीरम का जो अध्ययन करते हैं हम उससे क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। ठीक है दोस्त। अच्छा, ईटियोलॉजी क्या? जिस शास्त्र के अंतर्गत हम बीमारियों के विपणन का, बीमारियों का जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, ईटोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्त, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो दोस्त कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को। किसे दोस्त? कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। और सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? सीपीयू। और नर्व सेंटर कहाँ है? कंट्रोल यूनिट है। तो दोस्त जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो नर्व सेंटर है वो हमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो भाई क्या है? कंट्रोल करता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है? आदेश देता है। तब इनपुट और आउटपुट होता है। सॉफ्टवेयर क्या है दोस्त? तो सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या हम कहेंगे? सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज, एमएस ऑफिस हो गया। तो दोस्त इन्हें हम छू नहीं सकते, इसमें क्या कर सकते हैं? केवल काम कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जिससे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड को छू सकते हैं। सीपीयू हो जाएगा, सीपीयू को छू सकते हैं। मॉनिटर हो जाएगा। उसके बाद और भी पार्ट्स जैसे माउस। तो ये सब क्या हो जाएंगे दोस्त? हार्डवेयर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। ऐसे सभी जीवों को उत्पादक, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है, उत्पादक नहीं है, वे उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्त क्या ये कथन सही है? ये कथन सही है। जो उत्पादक नहीं है, जो उत्पादक नहीं है वो क्या है? उपभोक्ता है। एक अकेला जीव एकाधिक कोशीय स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। दोस्त ये भी सही है, एक से अधिक स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ऊर्जा होती है। दोस्त ये गलत है। खाद्य जाल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। ये भी सही है। तो दोस्त पूछा क्या है? गलत कथन। तो गलत कौन सा हो गया? ये हो गया। तो जो सही वाले हैं वो तो गलत हो जाएंगे और जो गलत था वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्त इसे देखते हैं कैसे। एक लिंडमैन है, लिंडमैन ने एक नियम दिया था, 10% का नियम। कितना? 10% लॉ। किसने दिया था दोस्त? ये लिंडमैन। इसमें इस तरह से उन्होंने स्तर बनाए थे। दोस्त जो पहला स्तर है, यहाँ पे जो होंगे वो उत्पादक होंगे। उत्पादक। यहाँ पे होंगे प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता। यहाँ पे होंगे द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। और दोस्त यहाँ पे होंगे तृतीय उपभोक्ता। तो लिंडमैन ने कहा कि जब भी हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ेंगे, तो प्रत्येक में 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होगी। जैसे यहाँ पे थी कितनी? यहाँ पे हमने मान लिया 10,000 है। तो दोस्त इसका 10% कितना हो जाएगा? यहाँ कुल 1,000 ऊर्जा रह जाएगी। जूल में होगी तो जूल में रह जाएगी, और भी मात्रा है तो अलग होगी तो अलग। 1,000 जूल, 10,000 जूल से 1,000 रह गई। फिर 10% कम हो जाए रह जाएगी तो कितनी रह जाएगी? 100 जूल रह जाएगी। यहाँ पे आते आते यहाँ कितनी रह जाएगी? 10 जूल ऊर्जा रह जाएगी। तो इसी को कहते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। तो दोस्त जो सबसे निचले स्तर पर, जो सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर कौन है? उत्पादक। तो इसकी ऊर्जा कैसी है? सबसे अधिक है। और यहाँ क्या लिखा था? जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होगा उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होगी। जबकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं? जितना निम्न होगा उतनी अधिक होगी। अच्छा दोस्त, जो यहाँ पहला पॉइंट लिखा है, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता
तो दोस्त जो उत्पादक नहीं है वो सभी क्या उपभोक्ता, देखो प्रथम द्वितीय तृतीय, वो कहीं ना कहीं तो उपभोक्ता होगा। अच्छा अगला क्या है, एक अकेला जीव एकाधिक कोष के स्तरों पर भोजन प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है। जैसे अगर बात की जाए उत्पादक, दोस्त जो उत्पादक है इसमें क्या क्या आएगा, उत्पादक में आते हैं सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे इसमें आ जाएंगे। तो दोस्त जो सभी हरे पौधे जो होते हैं वो खुद उत्पादक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा जो ये भोजन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, जल अवशोषित करते हैं पृथ्वी से, ठीक है दोस्त, और सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, और लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये वातावरण से लेते हैं। ये सभी मिलकर के एक क्रिया करते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, इसके बाद इनका बनता है भोजन। क्या बन जाता है, इनका फूड बन जाता है। तो ये भोजन अपने आप बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक के बाद जितने भी जीव हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं उत्पादक पर डिपेंड है। जैसे प्रथम वक्ता में जो शाकाहारी होंगे, कौन से दोस्त, जो शाकाहारी होंगे, तो शाकाहारी कौन है, जैसे गाय, भैंस, हिरण, बकरी, तो दोस्त ये शाकाहारी है। तो ये कौन से स्तर पे आएंगे, पहले स्तर पे आएंगे। द्वितीय स्तर में जो होंगे वो मांसाहारी होंगे, टोटली मांसाहारी, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, तो दोस्त इसमें कौन आ जाएंगे, टोटली मांसाहारी। और जो तृतीय के स्तर में होंगे तो दोस्त इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे, मतलब इसमें आएंगे सर्वाहारी, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, तो दोस्त इसमें कौन आ जाएंगे, जो कैसे होंगे, सर्वाहारी होंगे। तो मानव क्या है, प्रथम वो उपभोक्ता को भी खाता है, मतलब इनमें से मीट मांस मछली खाएगा तो, और उत्पादक को भी खाता है। और ये क्या लिखा है कि जो जीव, एक अकेला जीव एक से अधिक कोषीय स्तरों से भोजन प्राप्त करता है, तो ये दोस्त सही है, इसलिए गलत हो गया। खाद्य जाल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं, ठीक है दोस्त, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पहले कोषीय स्तर पर नहीं होता, तो दोस्त पहले कोषीय स्तर पर होते हैं। तो दोस्त पहले कोषीय स्तर पर कौन है, सबसे नीचे यहाँ पे उत्पादक थे, फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय, ये थर्ड है, ये सेकंड कंज्यूमर, ये फर्स्ट कंज्यूमर, और ये प्रोडक्टर, ये प्रोडक्ट उत्पादक हैं, कौन, उत्पादक। तो दोस्त पहले कोष स्तर पर कौन है, उत्पादक है, ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो दोस्त जो भी वस्तु निर्मित है पदार्थ से उसे वैज्ञानिक द्रव्य कहते हैं। अभी आपको बताया था जो द्रव्य है उसी को हम पदार्थ कहते हैं, उसी को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ है और इसकी एक अवस्था, इसकी जो अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, ये द्रव अवस्था है दोस्त, और ये गैस। तो ये द्रव तो एक अवस्था है, इसे हम लिक्विड कहते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड। लेकिन ये पदार्थ है, इसे हम कहते हैं मैटर, ठीक है दोस्त, इसे मैटर कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, कणों से, और इन्हीं कणों को हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो दोस्त आकाशगंगा की सबसे निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कौन सी है दोस्त, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगर इस गैलेक्सी की बात की जाए तो इसमें लगभग 1 मिलियन स्टार्स हैं, 1 मिलियन स्टार्स। तो दोस्त इसमें कुल कितने स्टार्स हैं, लगभग 1 मिलियन है।
और ये लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितनी? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर। कहां से? आकाशगंगा से। तो दोस्त सबसे निकटतम कौन सी हो जाएगी स्पाइरल गैलेक्सी आकाशगंगा से? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगी। अगला प्रश्न, इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो दोस्त इसका हो जाएगा संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है वो किसी भी फर्म के लिए परिवर्तनीय नहीं है। कमीशन आप कम ज्यादा कर सकते हो, श्रम का कम ज्यादा कर सकते हो, पैकिंग में कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन संपत्ति कर आपकी अगर 10 करोड़ की संपत्ति है या 10,000 की संपत्ति है या 10 लाख की संपत्ति है, तो इस पर जितना परसेंट निश्चित है आपको उतना ही देना होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त, तो ये रही आज की क्लास, आज का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्त कैसा लगा प्रैक्टिस सेट एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त मिलते हैं अगले नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ। तब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।